हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं कि आप कैसे अपनी आईटीआर को खुद फाइल कर सकते हैं बीइंग अ सैलरीड एम्प्लॉय। तो ये वीडियो केवल सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए है। आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएंगे। ये उनकी नई वेबसाइट है incometax.gov.in। सो बेसिकली ये उनका यूज़र इंटरफेस थोड़ा चेंज हो गया है। यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं अगर आपको गाइडेड टूर लेना है नए पोर्टल का, आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करना है तो बेसिकली आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले कभी ई फाइलिंग नहीं करी और आप पहली बार ई फाइलिंग करने जा रहे हैं तो आप यहाँ से जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और ऑलरेडी अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो सिंपली आप यहाँ पर बेसिकली लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर्ड हूँ तो मैं यहाँ पर जाके लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। इस पेज पर आने के बाद आपको आपकी यूज़र आईडी यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यूज़र आईडी एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है तो मैं यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग जैसी वेबसाइट पे जैसे हम लोग पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, यहाँ पर बेसिकली मैं अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स देख सकता हूँ। यहाँ पर मेरा नाम आ रहा होगा, मतलब जैसे कि आपका नाम आ रहा होगा, बेसिकली आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स आ रही होंगी। अगर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करनी है आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। बैंक अकाउंट अगर आपने अपडेट नहीं किया तो यहाँ से आप जाके अपडेट कर सकते हैं। एंड बेसिकली ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। यहाँ पर एक सेशन का टाइम चलता रहता है बेसिकली। तो यूजुअली इस सेशन के टाइम के विदिन ही आपको यहाँ पर अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट करना रहता है, अदरवाइज आईडी लॉग आउट हो जाती है। लॉग आउट होने के बाद आप दोबारा से लॉगिन करके री लॉगिन करके दोबारा आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे सिंपली यहाँ पर फाइल नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पर फाइल नाउ पे क्लिक करते से मैं इस पेज पे आ जाऊँगा जहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है सेलेक्ट असेसमेंट ईयर। सो असेसमेंट ईयर हमारा रहेगा करेंट असेसमेंट ईयर विच इज़ 21-22। मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। बेसिकली यहाँ पर मैं सिर्फ असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। इसके बाद ये पूछता है कि आप किस मोड के थ्रू यहाँ पर फाइल करना चाहते हैं। तो ये ऑनलाइन मोड पे हम क्लिक करेंगे बिकॉज हम ऑनलाइन फिल करना चाहते हैं। तो ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद मैं प्रोसीड करूँगा। सो बेसिकली अगर मैंने इससे पहले लेट से कुछ टाइम पहले इनकम आईटीआर फाइल करना स्टार्ट किया और वो सेव ड्राफ्ट में रह गया तो मैं उसको दोबारा कंटिन्यू कर सकता हूँ। बट बिकॉज मैं एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे क्लिक करना पड़ेगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग। ओके, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि हम बेसिकली क्या है, हमारा स्टेटस क्या है। तो हम लोग एक इंडिविजुअल के तौर पे इसको फाइल कर रहे हैं, सैलरीड इंडिविजुअल। सो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल वाले रेडियो बटन पे क्लिक करूँगा, देन कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। फिर इसके बाद ये मेरे से पूछ रहा है कि कौन से आईटीआर फॉर्म को मैं फिल करना चाहता हूँ। तो सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए हमारे पास ITR-1 रहता है। मैं ITR-1 पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर ये जैसे ही आप आईटीआर फॉर्म को सेलेक्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पर ITR-1 की डेफिनेशन भी बताने लगता है कि किन किन इंडिविजुअल्स के लिए ITR-1 एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रोसीड विद ITR-1 करूँगा। यहाँ पर ये कुछ चीज़ें बता रहा है। सो बेसिकली यहाँ पर ये 3 स्टेप्स में आईटीआर को फाइल करेगा। नए इंटरफेस में 3 स्टेप्स में आईटीआर को फिल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वैलिडेट करेंगे हमारे रिटर्न्स को। सेकंड में हम रिटर्न कंफर्म करेंगे रिटर्न की समरी को। थर्ड स्टेप में हम लोग वेरीफाई करेंगे एंड सबमिट कर देंगे हमारे रिटर्न को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट से अगर आपका ये बेसिकली हमसे पूछना चाहता है कि हम आईटीआर क्यों फाइल कर रहे हैं, क्या हमारा टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। तो यस, हमारा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, दैट्स व्हाई वी आर फाइलिंग द आईटीआर। बट इसके अलावा कुछ और भी वेज कुछ और भी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं। लेट से अगर आपने, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट से आपके पास कोई करंट अकाउंट है, एक या एक से ज़्यादा करंट अकाउंट है और आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में उस करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट कर दिया है तो आपको ये आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेट से आपने फॉरेन ट्रैवल पर 2 लाख से एक्सीड करते हुए अमाउंट को स्पेंड कर दिया है या आपका 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा है फॉरेन ट्रैवल्स में तो आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आपका 1 लाख से ज़्यादा का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है तो आपको थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा हमको एक अदर्स का ऑप्शन भी दिया गया है। लेट से हम आईटीआर फाइल करने के लिए एप्लीकेबल नहीं है, फिर भी हम उसको फाइल करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर अदर्स चूज़ करेंगे। बट हमारे केस में हमारा जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख से ज़्यादा है, इसलिए हम हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। इसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। सो बेसिकली यहाँ पर एक मैसेज आया कि इन लोगों ने आईटीआर ने आपकी प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन कुछ इन्फॉर्मेशन को प्री फिल कर दिया है। तो हम उसको अभी थोड़ी देर से चेक करते हैं। यहाँ पर हमको वैलिडेट करना है हमारी प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन को। यहाँ पर हमारे पास सेक्शंस में हमारे पास कुछ सेक्शंस बने आ रहे हैं। फर्स्ट सेक्शन में हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, सेकंड में हमारी
ग्रॉस टोटल इनकम आ रही है, फिर टोटल डिडक्शंस, हमारा कोई टैक्स पेड है इफ़ एनी, और टोटल टैक्स लाइबिलिटी है, और उसके बाद नीचे प्रोसीड का ऑप्शन है। तो हमको सेक्शन बाय सेक्शन जाना पड़ेगा। सो अगर हमको स्टार्ट करना है तो हम लेट्स स्टार्ट विथ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करता हूँ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते ही मैं इस पेज पे लैंड हो जाता हूँ जहाँ पर मेरी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं आपका नाम, आपका पैन नंबर ये सही है कि नहीं, आपका आधार नंबर करेक्ट है कि नहीं, आपका जो एड्रेस है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, वो सब यहाँ पर सही है कि नहीं। बेसिकली ये प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन है, तो यूजुअली ये करेक्ट ही होती है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते नेम एंड पैन नंबर को, बट कॉन्टैक्ट को आप चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ये हमसे पूछा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेट्स से इफ़ अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप ये फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। स्टेट सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट वाले एम्प्लॉयज़ इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। पीएसयू में काम करते हैं तो आप पीएसयू वाले चूज़ कर सकते हैं। अगर आप पेंशनर्स हैं तो आपको पेंशनर्स चूज़ करना पड़ेगा, और अगर इसमें से कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट फॉर्म्स में काम करते हैं तो आपको यहाँ पर अदर्स चूज़ करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर फाइलिंग सेक्शन में हमसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है। तो बेसिकली अगर आप रिटर्न डेट से पहले, ड्यू डेट से पहले अगर आप फाइल करते हैं तो आपको ऑप्शन नंबर ए 139A के को चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं तो आपको सेकंड ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप रिवाइज कर रहे हैं, इट मीन्स अगर आपने ऑलरेडी इनकम ITR फाइल कर दिया है, उसमें आप कुछ रिवीजन करना चाहते हैं तो आपका ऑप्शन 3 चूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप कॉन्डोनेशन की वजह से चूज़ कर रहे हैं, फाइल कर रहे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 चूज़ करना पड़ेगा। सेकेंड वाला ऑप्शन है कि अगर आपको कोई नोटिस जाता है जिसकी वजह से आप ITR को फाइल कर रहे हैं, आपने ITR फाइल नहीं करी है और आपको नोटिस जाता है, तो आपको सेकेंड वाला ऑप्शन के लिए यहाँ पर आपको इनेबल करना पड़ेगा। देन रेलेवेंट आपका रेडियो बटन चेक करना पड़ेगा, बट हमारे केस में ऐसा नहीं है तो हम इसको चूज़ नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर हमसे नीचे पूछता है कि आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजाइम। सो बेसिकली यहाँ पर ये यहाँ पर ये ITR फाइल करते टाइम हमको ये प्रोवाइड करना है कि हम ओल्ड टैक्स रेजाइम के अकॉर्डिंग ITR फाइल करना चाहते हैं या न्यू टैक्स रेजाइम के अकॉर्डिंग ITR फाइल करना चाहते हैं। बट हम क्योंकि ओल्ड टैक्स रेजाइम के अकॉर्डिंगली इसको फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं इसको नो को चूज़ कर लूँगा। इसके बाद यहाँ पर बैंक्स दिखा रहा है जो कि वैलिडेट हो चुकी हैं या वैलिडेशन में है। तो जो भी आपने बैंक्स अटैच कर रखे हैं, बैंक अकाउंट्स यहाँ पर अटैच कर रखे हैं, वो सारे बैंक अकाउंट्स यहाँ पर आएंगे। और अगर आपने नहीं किया हुआ है यहाँ पर कोई बैंक अकाउंट को अटैच, तो आप यहाँ पर ऐड करके, बेसिकली मेरे इसमें ऑलरेडी 4 बैंक अकाउंट एडेड है, बट अगर आपके इसमें कोई बैंक अकाउंट एडेड नहीं है तो यहाँ पर एक ऐड का ऑप्शन रहेगा, आप ऐड करके उसको वैलिडेट कर सकते हैं। तो ये सारी बैंक्स को वैलिडेट होना चाहिए, तभी यहाँ पर आप अपना रिफंड ले पाएंगे। तो चलिए आगे मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही हम सेकंड हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन कंप्लीट करते हैं, फिर हम आते हैं टोटल ग्रॉस इनकम की तरफ। ग्रॉस इनकम वाले पे हम क्लिक करते हैं। ग्रॉस इनकम वाले पे क्लिक करने के साथ ही हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आने लगती है। बेसिकली यहाँ पर हमसे यस नो के कुछ सवाल पूछेगा, जैसे कि पुरानी वेबसाइट में होता था कि वहाँ पर एक पर्टिकुलर सेक्शन रहता था, वहाँ पर आपको डिटेल्स एंटर करनी होती थी। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा ईजी कर दिया है, यहाँ पर आपको यस और नो में रिस्पॉन्स देना है। अगर आप यस करते हैं तभी उसके रिलेवेंट आगे के डिटेल्स के लिए आपको वहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली ये हमसे पूछ रहा है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल। सो बेसिकली नो। अगर आपका ट्रैवल में, ट्रांसफ़र में, मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म में कुछ आपको क्लेम एग्जेम्पशन है तो आप इसको यस कर सकते हैं। सेकेंड वाला हमसे पूछ रहा है चिल्ड्रन अलाउंस में, हॉस्टल अलाउंस में अगर आपको क्लेम एग्जेम्पशन लेना है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। मेरे केस में ये नो रहेगा। फिर इसके अलावा आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ HRA। अगर आप HRA लेना चाहते हैं तो बेसिकली यहाँ पर यस कर सकते हैं, वरना आप नो कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर ये पूछ रहा है क्या आप LTA के लिए एलिजिबल हैं। नो। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एन एग्जेम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम। अगर आपके पास कोई एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम है, लेट्स से आपके पास रेंट आता है या कोई और अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है, तो आपको यस करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन जस्ट कीप इट एज नो। देन मैं यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा।
ओके, फिर यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल्स। तो यहाँ पर हमको हमारे इनकम सोर्स डिटेल्स के बारे में वेरिफिकेशन देना है। बट यूजुअली आपको जो आपका फॉर्म 16 है उसमें आपको, मैं आपको फॉर्म 16 दिखा देता हूँ। सो यूजुअली जो आपका फॉर्म 16 रहता है उसके पार्ट बी में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको रेडीमेड अवेलेबल मिल जाएगी। बट मेरे केस में यहाँ पर मुझे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा है, इसके लिए मैंने अलग से एक एक्सेल शीट बनाई है। दैट्स व्हाई आई एम रेफरिंग टू दिस एक्सेल शीट। बाकी ये सारी चीज़ें प्री फिल्ड आती हैं, बट अगर आप चाहें तो यहाँ पर एडिट पे क्लिक करके इन सब डिटेल्स को चेंज भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद बेसिकली जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन थी, जो बेसिकली हमारी ग्रॉस सैलरी ये थी, जो भी हमें एग्जामेशन मिला है वो यहाँ पर डिडक्ट हो गया है। हमारी नेट सैलरी आ गई, उसके बाद जो भी डिडक्शंस था, स्टैंडर्ड डिडक्शंस एंड ऑल, वो आ गया है। सो बेसिकली ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पर इस पेज पे आ जाते हैं। जो हमारी ग्रॉस सैलरी थी वो 9,30,667 थी। फिर उसमें जो भी एग्जामेशन मिला है वो 96,000 का, वो हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। जो हमारी नेट सैलरी थी वो हमारी ये हो गई। डिडक्शन जो स्टैंडर्ड डिडक्शन प्लस जो सोर्स टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट था, बेसिकली जो प्रोफेशनल टैक्स के नाम से जाना जाता है, बेसिकली वो हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। और उसके बाद जो हमारी चार्जेबल इनकम रह जाती है वो इतनी रह जाती है। फिर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अगर मुझे कुछ हाउस किसी मेरे पास लेट से कोई हाउस है और उसका मुझे रेंट आ रहा है, या फिर लेट से मैंने कुछ होम लोन लेके रखा है, तो बेसिकली उस केस में हम यहाँ पर ऐड टू डिटेल्स, मतलब यहाँ पर डिटेल्स को ऐड करेंगे। बट हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आगे प्रोसीड करते हैं। अगर मैं कुछ और किसी अदर सोर्सेज से मेरी इनकम है, लेट से अगेन मेरी कोई अलग से आई एम नॉट श्योर, कुछ भी हो सकता है, कोई अदर सोर्सेज हो सकते हैं, शॉप हो सकती है, रेंट हो सकता है बेसिकली, या फिर आपको म्यूचुअल फंड से, सॉरी स्टॉक मार्केट से आपने कुछ आपको डिविडेंड मिला हो, बेसिकली इन सारे केसेस में आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। इसको यहाँ पर आके हम कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारा सेकंड सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। थर्ड सेक्शन है टोटल डिडक्शंस। तो हम लोग टोटल डिडक्शंस, लेट से आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, या आपने कुछ प्रीमियम पेड किए हुए, मेडिकल प्रीमियम पेड किए हुए हैं, आपका पेंशन फंड है, प्रोविडेंट फंड है, तो उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको सेक्शन 3 में देनी पड़ेगी। तो मैं सेक्शन 3 टोटल डिडक्शंस पे एंटर करूँगा। यहाँ पर अगेन डिडक्शंस वाले सेक्शन में मुझसे यस और नो के क्वेश्चंस पूछेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या मैंने कोई डोनेशन पेड किया है? सो मेरे केस में ये नो है। फिर क्या मैंने साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए डोनेशन पेड किया है? नो। सो अगर मैं 80 GG के अंडर क्लेम डिडक्शन करवाना चाहता हूँ तो मैं यस पर क्लिक करूँगा। सिमिलरली मेरा नो है। 80C की लिमिट 1.5 लाख की रहती है, तो बेसिकली मेरे केस में ये ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो रहा है। अगर आपके केस में ये पॉपुलेट नहीं होता है करेक्टली, आप यहाँ पर क्लिक पे नो करके जा सकते हो, वहाँ जाके अपनी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हो। मेरे केस में सही है तो मैं इसमें यस पे ही क्लिक रहने दूँगा। फिर मैं स्क्रॉल करता हूँ नीचे। पेंशन स्कीम में नो। अगर मैंने कोई कंट्रीब्यूशन दिया पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की तो मैं यहाँ पर यस कर सकता हूँ, अदरवाइज मैंने यहाँ पर नो कर लिया है। फिर अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए हुए हैं तो मुझे यहाँ पर यस, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हुआ है, कोई हेल्थ चेकअप किया हुआ है, या आपका मेडिकल एक्सपेंडिचर हुआ है, तो आप यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर यस को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये सेक्शन 80D की बात हुई। फिर हम लोग जब नीचे जाते हैं, सो हम लोगों ने अगर कोई हायर एजुकेशन पे लोन लिया है तो हम यस सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो मैं नो को सेलेक्ट करूँगा। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शंस? तो मैं यहाँ पर अगर लेट से मैंने कोई अदर डिडक्शन के लिए मैं एलिजिबल हूँ तो यहाँ पर यस सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैंने पेंशन फंड में कुछ पैसा कंट्रीब्यूट किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट किया है, तो मैं यहाँ पर ये हर एक पे टिक मार्क करके वहाँ पर करस्पॉन्डिंग अमाउंट को यहाँ पर फिल कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैंने डोनेशन दिया किसी पॉलिटिकल पार्टी को, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के परचेज पे इंटरेस्ट लिया है, हाउस लोन, अगर मैंने हाउस लोन लिया हुआ है, बेसिकली मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ है, तो मैं यहाँ पर वो सारी चीज़ें फिल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल कुछ भी फिल नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इस सेक्शन को नो कर दूँगा और यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये सेव हो जाएगा।
ये जो पूरा सेक्शन है यहाँ पर मुझे वेरीफाई करने को कह रहा है। डिडक्शंस में मैंने जो भी 80C के अंदर जो भी वैल्यूज़ एंट्री की हैं और जो 80D के अंदर जो एंट्रीज की हैं वो यहाँ पर मुझे शो कर रहा है। फिर इसके अलावा अगर मैं किसी और टाइप का क्लेम लेना चाहता हूँ 80G डोनेशन या पेंशन स्कीम के तहत, तो मैं यहाँ पर चूज़ कर सकता हूँ। इफ़ नॉट तो बेसिकली मैं यहाँ पर कन्फर्म पे क्लिक कर दूँगा। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद मैं इस सेक्शन के फिर बाहर आ जाऊँगा। यहाँ पर मुझे फिर ये टैक्स पेड दिखा रहा है कि मैंने इतना टैक्स पेड किया है। लेट्स चेक। अगर आपका यहाँ पर टैक्स पेड सही दिखा रहा है या गलत दिखा रहा है, तब भी अगर आपका सही दिखा रहा है तो भी आपको इस सेक्शन पे आके यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करना पड़ेगा। आप इसको ऐसे ही छोड़ नहीं सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर दिखा रहा है कि TDS जो सैलरी इनकम पे है वो कितना डिडक्ट हुआ है। यहाँ पर सेव करने के बाद यहाँ पर हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो हम लास्ट सेक्शन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। लास्ट सेक्शन में आके हम यहाँ पर अपनी टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारी ग्रॉस टोटल इनकम 7,84,455 रुपीज़। हमारा टोटल डिडक्शन रहा 1,13,653 रुपीज़ का। टोटल इनकम हमारी रही 6,70,800 रुपीज़। अगर हम टैक्स की बात करें तो हमारा टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम था 46,660। यहाँ पर हमारा टोटल टैक्स आ रहा है 46,660 का। रिबेट हमको कुछ मिल नहीं रहा है। टैक्स पेएबल आफ्टर रिबेट हमारा 46,660 आ रहा है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमारा 4% पे 1866 हमारा हमको अलग से एडिशनल पे करना रहता है। टोटल टैक्स और सेस मिला के 48,526 हो रहा है। अगर बैलेंस आफ्टर टैक्स रिलीफ हमारा अगेन 48,526 आ रहा है। फिर हमारा बेसिकली टोटल टैक्स पेड है वो 48,526 आ रहा है। हम यहाँ पर टोटल शो डिटेल्स अगेन कर सकते हैं यहाँ पर, एंड देन कन्फर्म पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों के पास दो ऑप्शन आते हैं। जब हम सारे सेक्शंस को फिल कर लेते हैं तो सारे सेक्शंस फिल करने के बाद हमको दो ऑप्शंस दिखाता है, एक डाउनलोड सेशन करने का और एक प्रोसीड करने का। अगर आप ऑनलाइन ही इसको फाइल करना चाहते हैं तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। बट अगर आप ऑफलाइन इसको ले जा करके फिल करना चाहते हैं, जिसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो की रिक्वायरमेंट है, तो बेसिकली आप यहाँ से JSON फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। बट हमारे केस में हम यहाँ पर सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। बट अब तो यहाँ पर दिखाएगा यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ 0 रुपीज़। यहाँ पर मैं 0 रुपीज़ के लिए एलिजिबल हूँ। यहाँ पर अगेन मुझे सारी डिटेल्स अपनी वेरिफिकेशन करनी पड़ेंगी, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, एंड यहाँ हम लोगों ने टोटल टैक्स हमारा पे हो चुका है 48,529 रुपीज़ का। यहाँ पर जाकर के मैं प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करूँगा। जब सारी चीज़ें आपको सही दिखें तो यहाँ पर जाकर मैं प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर मुझे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यहाँ पर मुझे अपना नेम और ये सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। नेम, फादर्स नेम, बेसिकली ये कौन है, दिस रिटर्न जो अगर मैं यहाँ पर खुद भर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे सेल्फ क्लिक करना पड़ेगा एंड मुझे यहाँ पर अपना पैन नंबर एंटर करना पड़ेगा। और यहाँ ये सब इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद मुझे प्रोसीड टू प्रीव्यू पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ आप देख सकते हैं जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की है ITR-1 सहज फॉर्म में, वो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। तो मैं यहाँ पर इन्हें क्विकली वेरीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पर सारी चीज़ें वेरिफिकेशन करने के बाद मैं यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करूँगा। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद अगर फॉर्म में कुछ गलती होती है तो बेसिकली यहाँ पर से जाकर मैं इन्हें ठीक कर सकता हूँ। यहाँ पर आप सारे वार्निंग और एरर मैसेज को रिजॉल्व करने के बाद अगर आप वापस से इसको रीवैलिडेट करेंगे तो यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल आ जाएगा। यहाँ पर लिखा आ रहा है नो एरर्स वर फाउंड। इसके बाद अगेन हमको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करते ही हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस हमको आ रहे हैं, एक है E-वेरीफाई नाउ, एक वेरीफाई लेटर और वेरीफाई वाया ITR फाइल। तो बेसिकली इनके बीच में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। पहला जो ऑप्शन है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं, इसके लिए हमको OTP आएगा हमारे मोबाइल पे, जो कि आधार या हमारे बैंक से लिंक होगा। बेसिकली उस मोबाइल नंबर पे हमें एक OTP रिसीव होगा। सिमिलर प्रोसेस हम E-वेरीफाई लेटर को कर सकते हैं, बस उसमें डिफरेंस ये रहेगा कि हम अभी OTP प्रोवाइड ना करते हुए OTP को बाद में देंगे। थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास है वेरीफाई वाया ITR फाइल,
ये ऑप्शन हम तब सेलेक्ट करेंगे, लेट से हम यहाँ पर अपने ITR फाइल कर देते हैं। इसके बाद हमको इसका प्रिंट आउट निकलवा के इसको CPC बैंगलोर के लिए स्पीड पोस्ट से नॉर्मल पोस्ट से उनको 120 डेज के विदिन इसे कुरियर करना पड़ेगा। बट क्योंकि हमारा मोबाइल नंबर आधार के साथ रजिस्टर्ड है तो हम यहाँ पर E-वेरीफाई नाउ का ऑप्शन चूज करेंगे। ये सबसे ज़्यादा फास्ट ऑप्शन है। हमने यहाँ पर E-वेरीफाई नाउ को क्लिक किया, यहाँ पर हमने कंटिन्यू बटन पे क्लिक किया। इसके बाद ये अगेन हमसे पूछ रहा है कि हम E-वेरीफाई कैसे करना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ OTP, आई वुड लाइक टू रिसीव OTP ऑन माई मोबाइल नंबर विच इज़ रजिस्टर्ड विद आधार। इसको हम लोग क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये पूछ रहा है वन टाइम वेरिफिकेशन कोड भेजा जा रहा है, तो हम आई एग्री पे क्लिक करेंगे, जनरेट आधार OTP करेंगे। फिर हमारा जो मोबाइल नंबर है जो आधार नंबर के साथ रजिस्टर्ड है वहाँ पर हमको एक OTP रिसीव होगा। OTP रिसीव करने के बाद हम उस OTP को यहाँ पर एंटर करेंगे, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें कंफर्मेशन दे रहा है रिटर्न फाइल करने के लिए, तो हम यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमको इन्फॉर्मेशन आ गया है कि वी हैव सक्सेसफुली फाइल्ड आवर ITR एंड वेरीफाइड आवर रिटर्न। तो बेसिकली हमारे पास एक SMS जाएगा एंड सिमिलरली हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर्ड ईमेल ID पर हमको नोटिफिकेशन आएगा। हम यहाँ पर से वापस से डैशबोर्ड पे जाके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आ रही है फाइल सक्सेसफुली। अब इसके बाद हमारे साइड से कोई एक्शन पेंडिंग नहीं है। यहाँ पर हम पेंडिंग एक्शन में देख सकते हैं 0 एक्शंस पेंडिंग। और इसी के साथ हमारा ITR फाइल होता है और इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।